हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। कल की वीडियो में हमने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ? जब नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, तब वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ उस युद्ध में, है ना। तब वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उस युद्ध में पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर राज्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश पर मौर्य साम्राज्य की, या फिर कहें मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की। संस्थापक है ना, नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए और इनके बाद मौर्य साम्राज्य या फिर कहें मगध का उत्तराधिकारी अशोक हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लगभग 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है। तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। कॉर्नेलिया, जिसे हेलेन के नाम से भी हम जानते हैं, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जब विजय होती है तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि के तहत युद्ध का समापन होता है। उन दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसके बाद युद्ध का समापन होता है। उस संधि में 4 समझौते किए जाते हैं, 4 समझौते होते हैं। तो पहला समझौता चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के द्वारा 4 प्रांत दिए जाते हैं। तो पहली संधि होती है कि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान देते हैं। कौन कौन से 4 प्रांत देते हैं? तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देते हैं। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को उपहार में देते हैं। तीसरा समझौता, सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त करता है।
अब देखिए सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसको एक डर लगा रहता है कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया है। इस कारण वह अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त करते हैं ताकि वह कॉर्नेलिया को देख सके, है ना। अब दरबार में जो राजदूत नियुक्त करते हैं उसका नाम मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया जाता है। और जो फोर्थ है ना, चौथी संधि होती है, वह सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह करता है। देखिए 4 संधि होती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। तो ये एक समझौता ये भी रहता है कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है। चंद्रगुप्त मौर्य कॉर्नेलिया का विवाह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है। विवाह होता है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें 4 बुक हैं जो उनसे हमें मिलती है। अब हम देखते हैं वो 4 कौन कौन सी बुकें हैं। तो मेगास्थनीज की इंडिका, जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य को हम 2 और नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। थर्ड है विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और फोर्थ है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें बताया गया है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो उस यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। जो सम्राट थे उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक होते थे वह सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और उन पेड़ों पर तोतों का झुंड रहता था। देखिए, कुछ अंगरक्षक जो सोने और चांदियों से अलंकृत घोड़े हाथी होते थे उन पर सवार होकर चलते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे जिन पर तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे।
राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उनके खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य 2 रात तक लगातार एक कमरे में नहीं सोते थे। जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी के अलंकृत ईंटें जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। यह चारों तरफ से पत्थरों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियनस ने किया है। एम्पियनस ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एम्पियस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा और चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। इसके बाद अशोक 269 ईसा पूर्व से 233 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। अब हम जानते हैं बिंदुसार, जो कि मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, या फिर कहें मौर्य वंश का उत्तराधिकारी हुआ। बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। अमित्रघात के नाम से ही बिंदुसार को जाना जाता था। अमित्रघात के नाम से ही बिंदुसार को जाना जाता था। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार था जो वह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। माता का नाम दुर्धरा था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सहस्रन भी कहा गया है। अब देखिए, अमित्रघात के नाम से ही बिंदुसार को जाना जाता था, जिसका अर्थ शत्रु विनाशक। और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सहसैन भी कहा गया। सहसैन भी कहा गया। जबकि यूनानी साहित्य में मित्रघात के नाम से, देखिए, यूनानी साहित्य में मित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना गया।
और जैन ग्रंथ में सहसैन के नाम से बिंदुसार को जाना गया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। बिंदुसार के काल में यूनानी राजदूत डायमेकस आता है जिसे एंटियोकस ने भेजा है। बिंदुसार के काल में यूनानी राजदूत डायमेकस आता है जिसे एंटियोकस ने भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने जिसे भेजा था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाता। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियस नरेस एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को। जो तक्षशिला में जो 2 विद्रोहों का वर्णन किया गया है, उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और उसके बाद अशोक को भेजा। एंथियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया। देखिए, बिंदुसार अजीरक संप्रदाय का अनुयायी था। संप्रदाय के जो अनुयायी हुआ करते थे वह नियतिवाद को मानने वाले थे, या फिर कहे नियतिवाद को मानते थे, जिसके संस्थापक मोखली पुत्र गौशाल थे। मोखली पुत्र गौशाल। पिंगल नाम का गुरु बिंदुसार के दरबार में रहते थे। बिंदुसार के दरबार में पिंगल नाम के गुरु भी रहते थे। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा और हर एक पॉइंट को क्लियर किया, हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है हमारा अशोक, जो बिंदुसार का जो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकार था। बिंदुसार के बाद जो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ वह अशोक था। तो अशोक के बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।